बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। जी हाँ नाज़रीन, इम्तिहान ये वो लफ्ज़ है जिसे सुनकर अक्सर लोग दहल जाते हैं, अक्सर लोग घबरा जाते हैं। चाहे वो बुज़ुर्ग हो या छोटा सा बच्चा, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, दुनिया हो या आखिरत, इंसान हमेशा इम्तिहानात से मुसलसल घिरा हुआ रहता है। और उन्हीं इम्तिहानात में एक इम्तिहान है CUET एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम क्या है, किस तरह से बच्चे इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इसकी डेट्स कब आउट होने वाली है, इसके पेपर पैटर्न क्या है, और इस इम्तिहान के मुतालिक तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर SM रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। सलामुन अलैकुम। और आज CUET एग्ज़ाम के बारे में तमाम डिटेल इंशाल्लाह आपके सामने मैं पेश करूँगा। और एग्ज़ाम का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया, देखिए बच्चों से कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का मीनिंग तब है जब आप एग्ज़ाम से गुज़रें। जी बिल्कुल। और बिना एग्ज़ाम के पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि 5वीं क्लास में 5 साल आपको पढ़ना है तो आप उस पढ़ाई में कभी कदम ही नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो आप पढ़ते इसलिए हैं कि आपकी क्लास प्रमोट हो, और क्लास प्रमोट होने का एक ही ज़रिया है एग्ज़ाम। बिल्कुल। तो बगैर एग्ज़ाम के पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं होता है। जी, यानी इंसान की काबिलियत को परखने के लिए एग्ज़ाम्स रखे जाते हैं। एग्जैक्टली आप कितने अच्छे हैं ये कैसे परखा जा सकता है। डेफिनेटली जो जहन अल्लाह ने आपको दिया है उसको एग्जामिन करने का किसी के पास पैरामीटर नहीं है, लेकिन जितना आप साल भर में पढ़ते हैं, दूसरों के रिस्पेक्ट में आपने कितना कुछ सीखा है, उसको एग्जामिन करने का एक ही तरीका है कि आप एग्ज़ाम से गुजरें। और एग्ज़ाम को कभी भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम आपका कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपको बनाया है परवरदिगार ने, वही समझता है कि आपके अंदर की इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन क्योंकि सपोज़ करें 10 सीट्स है जी, और 100 लोगों ने उस सीट्स के लिए दावेदारी पेश की, तो अब 100 में कौन से 10, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आपको सामने लाना ही पड़ेगा। और वही क्राइटेरिया बेसिकली, सिंपल लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वही एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम मतलब जो आप जानते हैं उसी की आपको परख आपकी कितनी है सब्जेक्ट में, वो आपको शो करने के लिए आपके सामने ये रखा गया है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम से कभी घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम को हमेशा अपने लिए आसान समझ के आगे बढ़ना है जी। और जिस एग्ज़ाम के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है CUET एग्ज़ाम। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम होता क्या है, और इससे पहले किस नाम से ये जाना जाता था? हिंदुस्तान में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, जिसमें बहुत सारे जो फेम जो एग्जामिनेशन है, UPSC सिविल सर्विसेज है, नीट आपके MBBS या BDS के लिए है, JEE मेंस इंजीनियरिंग के लिए है, CPT आपका CA के लिए है। उसी तरह से अगर आपको अंडर ग्रेजुएट UG और उसके बाद आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG दोनों के लिए, UG में अगर आपको BA में जैसे आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, या ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, या आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट आपको अकाउंटेंसी वगैरह लेके BCom ऑनर्स करना है, या साइंस में आपको फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी में जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स आपको करना है, जियोलॉजी ऑनर्स करना है, या आपको BBA करना है, या आपको BCA करना है, या आपको बैचलर इन जर्नलिज्म, इस पे अगर कोई इस तरह के कोर्सेज आपको करना है और अच्छे इंस्टीट्यूशन से हिंदुस्तान में करना है, तो इस तरह के कोर्स को करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जो NTA कंडक्ट करती है, और ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। जी। और इससे पहले इसका क्या नाम था? 3-4 साल कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके हवाले किया कि आप जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लाइक आप जामिया मिलिया इस्लामिया है, लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां हर बच्चा कोशिश करता है कि वहां से पढ़ाई करे, दाखिला मिले। यस, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया है, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसकी एक और खूबी है, नाम में जैसे आप सुन रहे हैं CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट से और भी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ दाखिला देती है। यानी वो यूनिवर्सिटी समझती हैं कि इस टेस्ट का इतना अच्छा स्टैंडर्ड है कि यहाँ जो बच्चा स्कोर कर रहा है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स को करने के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है।
तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है, और तकरीबन मैं देख रहा था कि 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस टेस्ट के स्कोर से अपने यहाँ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देती हैं। और आने वाले वक्त में मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान का थोड़े दिनों में आप देखेंगे 1-2 साल में सबसे बड़ा ये टेस्ट उभर के आने वाला है। यानी हर साल तादाद बढ़ती ही जा रही है और आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे हिंदुस्तान के किसी टेस्ट में अगर अपीयर होंगे तो वो टेस्ट CUET ही होगा। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन करंट अगर जब चल रही है बात मैं बताऊं, इस बार नीट का जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था, बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, यहाँ से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश हर बच्चे को होती है और डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम देना है। देखिए ट्रेंड बता रहा हूँ, आज से 2 साल कबल नीट के एग्जाम में 18 लाख बच्चे बैठे, पिछले साल तकरीबन 21 लाख, और अभी मैं आज स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, इस साल जो मई के महीने में नीट का एग्जाम होने जा रहा है उसमें 25 लाख तकरीबन बच्चे बैठ रहे हैं। यानी दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो तकरीबन 25 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। मैं इशारतन उन बच्चों को यहाँ से कहना चाह रहा हूँ जो नीट के एस्पिरेंट हैं, जो 5 मई के फर्स्ट वीक में जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, बचे हुए वक्त में खूब अच्छी मेहनत कीजिए, टू द पॉइंट अपनी स्टडी, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर कीजिए। तो बात मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि आने वाला वक्त में ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला है, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे कोर्सेज, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि इसमें कॉमर्स के भी कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी कोर्सेज हैं, साइंस के भी कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म भी है, BBA भी है, BCA भी है, इंजीनियरिंग भी, कुछ कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलाते हैं वो भी CUET के इस कोर्स से आपको दाखिला देते हैं। तो बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है। यानी देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर गिविंग दिस एंट्रेंस एग्जाम। यस, बंच बहुत ज़्यादा। यानी मैं जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और सबसे ज़्यादा कोर्सेज भी यहीं से ऑफर होंगे जी। तो अच्छे से तैयारी आपको करनी है। तो जब एम्पल अमाउंट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है इस एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, तो कौन कौन एलिजिबल है कि वो इस एंट्रेंस टेस्ट को दे? UG कोर्सेज के लिए आपको सिंपल 12th पास होना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। 12th पास होना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी हो, और आपको अंडर ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom या BCA BBA इस तरह के जो कोर्सेज हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर डिग्री के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें दाखिले के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना है, या 12th अपीयरिंग, जो इस साल बोर्ड 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए टेस्ट दे सकते हैं। तो कुछ एनी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड परसेंटेज इसमें है? पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखें एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितना बेहतरीन, जैसे आपने लफ्ज एग्जाम का यहाँ पे जिक्र किया। देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है, CUET मानता है कि आपके बोर्ड में 50 हो या 90 हो, आप दोनों उसके लिहाज से बराबर हैं। सही है। और आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना है और अच्छा एक रैंक, अच्छी रैंक लाके आपको और वहाँ पे दाखिला लेना है। तो अगर 12th में आपके मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो आपको परेशान कतई नहीं होना है, अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि एक दोबारा आपको मौका मिल रहा है। अब सोचें, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको भी सुन के बड़ी हैरत होगी कि एक ज़माना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ जो जाती थी वो 99-98% पे क्लोज हो जाते थे एडमिशन्स। एक ज़माना वो था, यानी जिन बच्चों के 70% नंबर आया करते थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब ही नहीं देख पाते थे, बहुत अफसोस करते, पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन अब आपके लिए तो एक सुनहरा मौका है कि अगर 12th में किसी वजह से आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, अब 70s में रह गया, 65% अगर आपके आए, तो बचे हुए वक्त में आपको जी तोड़ लगन से एकदम लग जाना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सहारा लेके आपको एक अच्छी रैंक लानी है और वहीं पहुंच जाना है जहां 98% लाने के बाद एक बच्चा पहुंचा हुआ है। यानी क्लासरूम भी वही है जी, 98% वाला भी है, 70% वाला भी लड़का वहीं बैठा है जी, एकदम वहीं बैठा। अब यही देखें, हम लोग बार बार यहाँ से इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है कि पेरेंट को हम बताएं कि आने वाला वक्त जो है वो कंपटीशन का है। बिल्कुल। और फिर मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल को याद कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को उनके दौर के तालीम से आरास्ता करो। बिल्कुल। आज का ज़माना एंट्रेंस एग्जाम का ज़माना है, ध्यान रखें। अब मार्क्स से काम नहीं चलना है। 12th के बाद किसी कोर्स में जाना है, एंट्रेंस, किसी स्कूल में छोटी क्लास में आपको एग्जाम देना है, एंट्रेंस। तो अपने बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कराएं, छोटे क्लास में ओलंपियाड एग्जामिनेशन से उनको अटैच कराएं। ध्यान रखें, आगे जाने का सिर्फ वाहिद अकेला एक रास्ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जी। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि हमारे समाज में यूजुअली ऐसा देखा जाता है, किसी ने 10th कर लिया, 12th कर दिया या ग्रेजुएशन भी हो गई तो दे थिंक कि हाँ बहुत सफिशिएंट हो गया है। तो ऐसा क्यों है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतनी बेदारी नहीं देखी जाती? इसी वजह से आपने देखा होगा कि लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन कहीं प्लेस नहीं हो पाते हैं जी।
क्योंकि प्लेसमेंट में फिर आपके अंदर क्वालिटी तो चाहिए। कंपनी किसको रिक्रूट करेगी? जिसके अंदर सलाहियत होगी। बिल्कुल सही। तो सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर सलाहियत भी वैसे डेवलप होनी चाहिए। और वो सलाहियत आपके अंदर है या नहीं, ये कैसे एग्जामिन होगा? वो एंट्रेंस एग्जाम है जी। तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो अपने बच्चों को, और जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खासतौर से मैं कहूंगा कि सिंपल किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जाना कहाँ है? तो आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, फिर वहाँ एंट्रेंस एग्जाम देना है। कहाँ जाना है आपको? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की आपको कोई जॉब चाहिए, फिर वहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको फेस करना है। क्या बनना है आपको? सिविल सर्विसेज से आपको आईएएस बनना है, फिर उसके लिए क्या करना है? एंट्रेंस फेस करना है। तो एंट्रेंस के बगैर आप ये मान के चलें कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है। सो अपने आप को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पहले से तैयार करें, आमादगी अपने जहन में ले आए आप। जी, यानी एंट्रेंस एग्जाम जो है रियल वर्ल्ड इश्यूज से आपको आशना करता है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, मैं दोबारा आपके रेफरेंस से कह रहा हूं कि बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपको कोई भी अच्छी चीज हासिल नहीं होने वाली है। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ आप तैयार होइए। और पढ़ने का मीनिंग, जैसे आपने देखा कि सर ने जैसे शुरू में ही आपके लिए जो इब्तदाई गुफ्तगू की उसमें बताया एग्जाम के बारे में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से अपने आप को अटैच, उससे वाबस्तगी अपने अंदर ले आइए, उसके साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश कीजिए। जिस पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है CUET। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर, इसका पेपर पैटर्न कैसा है, हमारे व्यूअर्स के लिए आप बता दें। देखिए CUET में जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अब जैसे मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि मैं 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ जी, और मेरे पास सब्जेक्ट है हिस्ट्री है, मेरे पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह के 4-5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी हमारे पास है। और 12th के बाद अब मुझे आगे चल के BA हिस्ट्री ऑनर्स करना है जी। तो CUET का एग्ज़ाम मुझे देना होगा। CUET एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखें 3 आपको सेगमेंट आपको दिखाई देंगे। पहला जो पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज का। ओके। 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, इस तरह के लैंग्वेजेस हैं। एक आपको लैंग्वेज का पेपर ऑप्ट करना है, चूज करना है, एक लैंग्वेज। 3 एटलीस्ट 3 उसको बोलते हैं सब्जेक्ट डोमेन। मैं यहां पे आपके जरिए क्लियर करना चाह रहा हूं। मैंने 12th में हिस्ट्री लिया है, अब मुझे BA में हिस्ट्री ऑनर्स करना है जी। तो मुझे डोमेन में एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, एक पेपर मुझे ऑप्ट करना ही पड़ेगा, एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर यस जी। अगर आपने डोमेन में हिस्ट्री को ऑप्ट नहीं किया और CUET दिया तो ध्यान रखिएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको हिस्ट्री BA कोर्स में नहीं मिलने वाली है जी। तो 3 आपको सब्जेक्ट डोमेन के पेपर्स देने हैं। मैक्सिमम आप 4 ऑप्ट कर सकते हैं और 4 में जो सबसे अच्छे 3 होंगे उसका स्कोर यहां पे काउंट किया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मैंने 3 सब्जेक्ट डोमेन में एक हिस्ट्री दे दिया, एक इकोनॉमिक्स दे दिया और एक अपना ज्योग्राफी हमने ऑप्ट कर लिया। चौथा अगर मैं चाहूं तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता हूं। चारों में मैंने दिया, 4 में जो बेस्ट 3 होगा वो मुझे मेरे लिए एक मेरिट क्रिएट करेगा और उस सब्जेक्ट के मेरिट पे, उस टेस्ट के मेरिट पे मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उस कोर्स को ऑप्ट कर सकता हूं। यानी आपको अंडर ग्रेजुएट में क्या करना है, उस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, एकदम करना पड़ेगा। और एक और भी है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये तीसरा पेपर होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट हर कोर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ कोर्सेज में जनरल एबिलिटी टेस्ट के इस कोर्स को मांगा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको समराइज करूं। 3 पेपर आपने देखा, पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आपको ऑप्ट कर लेना है। 3 एटलीस्ट 3 पेपर होंगे सब्जेक्ट डोमेन के, अगर आप चाहें तो 4 भी दे सकते हैं, 4 में से कोई बेस्ट ऑफ 3, 4 में से कोई जो 3 अच्छे होंगे उसका स्कोर आपका काउंट होकर मेरिट बनेगी और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पे समझना जरूरी है, सपोज अगर मुझे मैथमेटिक्स ऑनर्स BSc मैथ्स करना है जी, तो अब मैं पेपर 1 में से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करूंगा। 3 जो हमारे पास सब्जेक्ट डोमेन के हैं उसमें मैं, क्योंकि मैंने 11th-12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, तो मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट डोमेन ले लूंगा। अगर चाहूँ तो चौथा भी कोई और भी ऑप्ट कर सकता हूँ, वो ले लिया मैंने। और एक मैं लूंगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये 3 सेगमेंट होंगे, तीनों के स्कोर के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और जितने बेहतरीन आपके स्कोर होंगे उतने बेहतरीन कॉलेज में आपको दाखिला मिलेगा जी। और यहाँ पे मैं देखा हूँ कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो एक लॉजिकल रीजनिंग का भी पेपर होता है जी, तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लॉजिकल रीजनिंग को भी जो है गवर्नमेंट टेस्ट करना चाहती है बच्चे की। देखिए होता क्या है कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग बेस्ड आप हैं कि नहीं है, इसका बेसिकली चेक है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और अता साहब आपको एक बात और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप ले लें, सिर्फ 2-3 एग्जाम को आप छोड़ दें, बाकी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है
जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और एप्टीट्यूड किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट नहीं हो, ये समझना पड़ेगा। जी हमें। बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मेंटल एबिलिटी आनी है। एसएससी में जाना है, मेंटल एबिलिटी आनी है। सिविल सर्विसेज में जाना है, मेंटल एबिलिटी आनी है। रेलवे में जाना है, मेंटल एबिलिटी आनी है। सीयूईटी में जाना है, मेंटल एबिलिटी आनी है। तो मेंटल एबिलिटी आएगी। और जो इशारतन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी भी सिलेबस को आप देखें, किसी भी स्टेट बोर्ड में चले जाएं, सीबीएसई में चले जाएं, आईसीएसई में चले जाएं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग किसी सिलेबस का पार्ट होता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो यानी और एग्जाम का पार्ट है। तो अब एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छोटी क्लास से बच्चों को मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए ट्रेन करें। जी, यानी हर वक्त जो है इंसान को लॉजिकल सोचने की यस टेक्निक सिखाई जाए। डेफिनेटली। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग मैं बच्चों के लिए खास तौर से कहूंगा कि आप 8-9 से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी किताब ले लें। और ये ऐसा होता है कि इसमें किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 फिगर होता है, फिगर में एक पैटर्न होता है। अब 5वां फिगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ये आपको बताना है। जी बिल्कुल। वर्ड्स हैं, वर्ड्स में कोई लेटर को रिप्लेस करके, उसके बाद के लेटर को रिप्लेस करके पूछा जाएगा कि अब ये बताएं कि अगर 2 लेटर को मैं रिप्लेस कर दूं तो अब नया वर्ड क्या बन जाएगा। एक वर्ड दिया जाएगा जिसमें लेटर इनिशियल टू फाइनल लिखा हुआ है, पूछा जाएगा कि अगर फाइनल से इनिशियल लिखा जाए तो बताइए ये कौन सा वर्ड बनेगा। तो इस तरह से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन वहां पे इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्शंस पे इन्वॉल्व होंगे, आपके कलर्स पे इन्वॉल्व होंगे, जो रिश्ते आपके लाइफ के होते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मेंटल एंड एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए मैं पेरेंट्स को यहाँ से सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को छोटी क्लास से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से अपने बच्चों को जरूर जोड़ के रखें, क्योंकि ये हर एंट्रेंस का पार्ट है। जी, ये तो बात रही लॉजिकल रीजनिंग की और मेंटल एबिलिटीज़ की। तो इस एग्ज़ाम का मार्किंग स्कीम क्या है? किस पैटर्न पे जो है इस एग्ज़ाम में मार्क्स दिए जाते हैं? देखिए, पेपर पैटर्न तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही बच्चों के लिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 2 बड़ी अच्छी खूबियां हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं जी। जैसे जनरली हम लोग स्कूल के एग्जाम में किस तरह का पेपर दे रहे होते हैं, 3 घंटे में 30 या 35 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जी। अभी जो बच्चे 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप बहुत कामयाब हों और काफ़ी अच्छे स्कोर आपके आएँ। तो 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में क्या होता है, 3 घंटे में 30 या 35 क्वेश्चन होते हैं। अब जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो पता यूं चला कि जितने मिनट है उतने ही क्वेश्चन है। 90 मिनट 90 क्वेश्चन, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, 200 मिनट 200 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। हर मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग। स्कूल के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर हर एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहां से मैं खास तौर से नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। और रीजन ये है कि आप गलती ना करें, इसके लिए आपको पहले से तैयार किया जा रहा है। मैं बच्चों को बोलता हूं, जो बच्चे मेडिकल का एंट्रेंस देते हैं, तो बच्चों ने एक पेरेंट ने मुझसे पूछा कि ये बताइए सर इसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि अगर कोई डॉक्टर कहीं किसी पेशेंट के इलाज में कोई गलती कर दे तो क्या होगा? उसे सजा मिलेगी। पूरे पेशेंट की पूरी जिंदगी का दारोमदार एक डॉक्टर की यस उस हाथ पे, और एक छोटी सी गलती किया तो पेशेंट की जिंदगी के साथ जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर के लिए तो खास तौर से पहले से कहा जाता है कि आपको नेगेटिव तो करना ही नहीं है। तो इसलिए शुरू से आपको आगाह किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग स्कीम से आपको बताया जाता है कि आपके लिए एरर कभी भी लाइफ में आपको करना ही नहीं है। तो आप ये समझें कि आपको एक्यूरेट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और जो एक्चुअल रीजन है बिहाइंड दिस वो ये है कि अता साहब नंबर ऑफ सीट्स कम हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो आप ये बताएं कि कैसे बच्चों को आप सेग्रीगेट करेंगे, कैसे मेरिट बनाएंगे। तो मेरिट बनाने के लिए जो बच्चे गलत करते हैं उनको नेगेटिव मार्किंग दिया जाती है, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं वो छट के बाहर निकल आए और मेरिट बनाने में आसानी हो। जी। तो इस एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं, नोटिफिकेशन, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप इसे अर्ज करें। तो स्क्रीन पे आप देखें नोटिफिकेशन CUET UG CUET एग्ज़ाम जो है वो 30 अप्रैल के बाद इसकी डेट आपके सामने आ जाएगी। एडमिट कार्ड वगैरह इशू हो जाएंगे और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 मई से 31 मई इस बार रखी गई है। एग्जामिनेशन की डेट रिपीट कर रहा हूँ, 15 मई से 31 मई 2024। और इस बार ये एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कुछ पेपर आपके ऑनलाइन होंगे और कुछ पेपर आपके ऑफलाइन होंगे, लेकिन दोनों पेपर के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर विजिट करना पड़ेगा। आपने अर्ज किया हाइब्रिड मोड, बेसिकली ये मोड होता कैसे है? देखिए, एग्जामिनेशन 2 तरह से अभी तक हो रहे थे। जी।
या तो सिर्फ ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे गए, पेपर मिला, OMR शीट मिली, आपको बबल्स करने हैं आंसर OMR शीट में। दूसरा पैटर्न अभी ये चल रहा है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, एक कंप्यूटर आपके सामने होगा, आप स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसी पे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस बार CUET दोनों का मिक्सचर, यानी कुछ पेपर ऐसे हैं जो आपके ऑनलाइन होंगे यानी CBT मोड पे आपके होंगे और कुछ पेपर आपके ऑफलाइन होंगे, लेकिन दोनों के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, विजिट करना है। तो कुछ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे और कुछ आपको ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर यानी OMR शीट पे आपको आंसर को फिल करना है। जी। इसी को नाम दिया गया है हाइब्रिड मोड। जी बिल्कुल। और आपने पेपर पैटर्न भी आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार बता दीजिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार का पेपर पैटर्न है। मैंने जैसे बताया था कि एक लैंग्वेज का पेपर, 3 एटलीस्ट सब्जेक्ट डोमेन, 4 आप ऑप्ट मैक्सिमम कर सकते हैं, बेस्ट 3 आपको लेना, और एक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो स्क्रीन पे आप तीनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ड्यूरेशन भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखें आप। तो लैंग्वेज का पहला पेपर होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये पेपर का ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट का होगा, यानी 45 मिनट का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आती है बात सब्जेक्ट डोमेन की। ये भी पेपर आपका 45 मिनट का होगा। अगेन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और तीसरा जो सेक्शन है जनरल टेस्ट का, जनरल टेस्ट 60 मिनट का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आपको करना है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60। तो जल्दी से मैं समराइज करूँ, लैंग्वेज का टेस्ट 45 मिनट का होगा, 50 टोटल क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 आपको अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट डोमेन का टेस्ट 45 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और जनरल टेस्ट 60 मिनट का होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सर ये तो बात रही पेपर पैटर्न की। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप दाखिला हासिल कर सकते हो। हिंदुस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उनका शुमार है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सारा नाम लिया, हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस तरह के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, और इसके अलावा और भी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट जो और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो भी CUET का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो तकरीबन जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपने यहाँ दाखिला CUET के स्कोर के बेस पे आपको देंगी। तो अगर अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स आपको ऑप्ट करना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है जिस मौके को आप इनकैश करके एक अच्छी तैयारी के साथ जाके इस मौके को आप इनकैश करें और बेहतरीन कॉलेज से बेहतरीन कोर्स में आप दाखिला लें और अपनी ज़िंदगी को एक बड़ी अच्छी एक डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करें आप। जी, जैसा कि आपने कहा 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है सीट्स ऑफर करती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद, यानी आपका सिलेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ आता है। यस ऑफ कोर्स। और तकरीबन मैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें 1.25 लाख से ज़्यादा सीट्स निकल के आ रही हैं। तो काफ़ी एक बड़ा मौका आपके लिए है और बड़ा मौका है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि CUET दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से किस तरह डिफर करता है, इसमें क्या खास बात है जो दूसरे एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, एक तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इससे आप जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आप पहुँच सकते हैं। जी, तो अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी जाना है तो इस एंट्रेंस के थ्रू ही आपको जाना होगा। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। दूसरी चीज़ एक और भी है कि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को रूबरू होते हैं तो आपको परख भी होती है कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। जी, कितनी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में एक टेक्निकल बात और मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे वो डिपेंड करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से ही चेक होता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज आपने कितनी ली है या हासिल की है। तो सब्जेक्ट जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, सिंसियरिटी के साथ पढ़ें, क्योंकि पहली बात से फिर यहाँ बात जोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ना है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये तो बात रही हमारे आज के CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो वक्त आ गया हमारे व्यूअर्स जो क्वेश्चंस भेजते उन्हें भी लेने का। कि हमारे एक व्यूअर है, आई एम आरिफ फ्रॉम सेंटा क्रूज। आई वांटेड टू आस्क दैट आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA HR,
what is the best doctorate degree one can opt for? Example, PhD in human resource or PhD in business administration. How can one benefit from it and what is the best institute in Mumbai to go for? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। और देखें, आपके सवाल के ज़रिए मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि MBA करने के बाद भी आगे एजुकेशन को बढ़ाना जी कितनी अच्छी सोच है, क्योंकि इल्म जब तक हासिल करें तब तक कम है जी। इसकी कोई कोई एज लिमिट तो होती नहीं है। जितनी नॉलेज आपके पास होगी, दुनिया उतनी आपकी मुट्ठी में होगी, बिल्कुल सही, उतनी बेहतरीन आपके लिए रास्ते खुलेंगे। होता क्या है कि PhD जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको थेसिस, आपको अपना रिसर्च करना होता है। और रिसर्च करने के लिए जिस तरह से, जिस कोर्स में आपने मास्टर्स किया है, जिस टॉपिक पे आपने मास्टर किया है, मेरी सलाह यह है कि रिसर्च भी आप उसी टॉपिक पे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमेशा रिसर्च करने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज का आप ऑप्शन लें जहाँ पर रिसर्च के ऑप्शंस बहुत अच्छे हों। तो मैंने जिक्र किया है कि मैं एक बार अहमदाबाद गया था और वहाँ IIM अपने बच्चों के साथ गया था। तो वहाँ पे ऐसे एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBA in HR किया था और उसके बाद ही वॉज डूइंग PhD देयर। तो मेरी सलाह है कि आप मुंबई तो आप सोच ही रहे हैं, अच्छा है, यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन अगर आपको PhD करना है तो मैं तो कहूँगा कि आप किसी IIM से करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो IIM के लिए आप एक बार सोचें और उसी में करें PhD जिसमें आपने मास्टर्स किया है। बहुत सारे विशेज़ आपके लिए कि आप ज़रूर PhD करें और आगे चल के एक बेहतरीन लेक्चरर बने और बच्चों को एजुकेट करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो है आपने अपने नॉलेज के ज़रिए हमारे व्यूअर्स को एक सही गाइडेंस दिया, एक सही पाथ बताया। हम शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। आप लोगों का शुक्रिया और चैनल विन का भी शुक्रिया कि आप इस तरह के प्लेटफॉर्म आपने हमको प्रोवाइड किया है कि यहाँ से जो बातें हम लोग हैं अपने बच्चों तक पहुँचा सकें, ताकि उनको वक्त से जानकारी मिले और अपने आप को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना शुरू हो जाए। जी सर, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ रिजॉल्व किया जाए तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।